कि सब मम प्रिय सब मम उपजाए। भगवान कहते हैं कि सब मुझसे ही उत्पन्न हैं, तो सब उन्हीं से उत्पन्न हैं, तो किसके क्या अधिकार होंगे और किसके क्या कर्तव्य होंगे, क्योंकि तरह तरह के अधिकार हैं और तरह तरह के कर्तव्य भी हैं। ऐसी परिस्थिति में जितने संसार में कार्य हैं उन कार्यों को देखते हुए उनका वर्गीकरण किया गया कि किस तरह के कार्य हैं, और उन कार्यों के वर्गीकरण करके उनको करने वाले लोगों की कल्पना की गई। तो ये देखा गया कि अध्ययन करना, अध्ययन कराना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान लेना, दान देना, यह भी कार्य है। इसी तरह से राज्य करना, सुव्यवस्था बनाना, कानून व्यवस्था की स्थिति को बनाना, राज्य के मनोबल को बढ़ाना, ये भी एक कार्य है। यह भी देखा गया कि एक वस्तु दूसरे व्यक्ति के पास पहुंचाने के लिए व्यापार की आवश्यकता है, तो वो भी एक कार्य समझा गया। और इसी के साथ सेवा कार्य भी अनेक हैं। इन सब कार्यों को देखते हुए ये व्यवस्था बनाई गई कि भगवान से उत्पन्न हुए जो लोग हैं वो किन किन कार्यों में कौन कौन रहेगा। जैसे बहुत बड़ा जब काम होता है तो आप लोग, जो टीम लीडर होता है वो काम बांट देता है, उसी तरह से भगवान ने काम बांट दिए। इसी का नाम है वर्ण व्यवस्था। भगवान ने यूं ही अपने मन से नहीं बांट दिया, उन्होंने भी पुराने कर्मों को देख करके बांटा कि जिसका जैसा रहा है वैसा, पूर्व कल्प के अनुसार। तो ये व्यवस्था बना दी गई कि कौन क्या कार्य करेगा। कर्म के आधार पर जन्म होता है और जन्म के आधार पर कर्म होता है, यही चला आया है। इसलिए व्यवस्था बना दी गई कि कुछ लोग पढ़ेंगे पढ़ाएंगे, कुछ लोग राजकाज करेंगे, कुछ लोग व्यापार करेंगे और कुछ लोग सेवा कार्य करेंगे। वो 4 विभाग हो गए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इन्हीं चारों को वर्ण कहा जाता है और इन्हीं की व्यवस्था बनाई गई है जिसको वर्ण व्यवस्था कहा जाता है। अगर सभी लोग अपने अपने कार्यों में रहें, ब्राह्मण अगर अध्ययन अध्यापन करने में ही रहे, त्याग वृत्ति से जैसे उसको जीने के लिए कहा गया है वैसे ही रहे, तो वो दूसरों की जीविका पर आक्षेप नहीं करता है। इसी तरह से क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र भी हैं। अगर वो अपने अपने कार्य में रहें तो एक तो उनकी जीविका सुरक्षित हो जाती है, दूसरे उनका कर्तव्य भी निश्चित हो जाता है कि हमको ये करना है। उसी अनुसार वो अपना मन भी बनाते हैं, उसी अनुसार की पढ़ाई पढ़ते हैं, उसी के अनुसार का अभ्यास करके अपने हाथ में कला कौशल लाते हैं और उसी क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक क्षेत्र में ऊंचाई भी है और नीचाई भी है, प्रत्येक क्षेत्र में दोनों हैं। इसलिए सभी क्षेत्रों में कुछ ऊंचे आसन हैं और कुछ नीचे आसन हैं। अगर हमारा क्षेत्र निश्चित हो तो हम उसी में अपनी बुद्धि और प्रतिभा और प्रयास इन सबको मिला करके ऊंचे आसन पर उसी क्षेत्र में जा सकते हैं अथवा नीचे रह सकते हैं। वर्ण व्यवस्था जो बनाई गई है बहुत वैज्ञानिक पद्धति से बनाई गई है, क्योंकि 4 तरह की ही मनुष्यों की प्रकृति होती है, उस प्रकृति के आधार पर बनाई गई है और उसका अगर व्यवहार किया जाए तो समाज भी सुखी रह सकता है। आज समाज में जो वैमनस्य हो रहा है, आप देखती होंगी, आपको टेलीविजन में, अखबारों में या आप जिस सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर हैं, उस पर आपको दिखाई देता होगा कि सवर्ण और असवर्ण लड़ रहे हैं। आरक्षण के नाम पर बहुत बड़ी लड़ाई अपने देश में हो रही है। ये हिंदू मुसलमान की अलग लड़ाई है, ये गरीब अमीर की अलग लड़ाई है। ये लड़ाई एक वर्ण के कारण आ गई कि ये और वो। क्यों? क्योंकि सब काम चाह रहे हैं। हर आदमी चाहता है कि मैं जो काम चाहूँ उसी को मैं पकड़ लूँ, तो दूसरे की जो जीविका है वो सुरक्षित नहीं रह जा रही है। तो सब कुछ चाहेंगे तो नहीं हो सकता है, इसलिए कुछ को कुछ चाहना चाहिए, कुछ को कुछ चाहना चाहिए, कुछ को कुछ चाहना चाहिए। और जब इस तरह से कुछ को कुछ चाहेंगे तो एक व्यवस्था सुंदर बन जाएगी। वही व्यवस्था परमात्मा के द्वारा बनाई गई है। इसलिए भगवान ने इनकी सृष्टि की। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, मैंने 4 वर्ण बनाए, गुण कर्म विभागशः, गुण और कर्म के विभाग से। वो गुण कर्म कौन से थे? वो तत्काल वाले नहीं कि इस समय जो कर्म कर रहा है वही हो गया, वो तो पता नहीं, तो अभी ये कर रहा है, जब तक कोई पूजा पाठ कर रहा है, कोई अध्ययन अध्यापन कर रहा है, उसको ब्राह्मण कहेंगे, और ब्राह्मण कह के आप वापस गए तब तक वो दूसरा काम करने लगेगा, तब उसको क्या कहेंगे? इसलिए चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, भगवान ने ये वर्ण बना दिए हैं। इन वर्णों के आधार पर प्रत्येक व्यक्ति को अपने वर्ण में रहते हुए अपनी आजीविका और अपने कार्य का निर्धारण करना चाहिए, और उसी में जो ऊंचा आसन हो उसको प्राप्त करने के लिए अपनी बुद्धि प्रतिभा से प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए। यही वर्ण व्यवस्था है। और ये इतिहास है कि जब जब भारत देश में वर्ण व्यवस्था लागू रही
भारत देश में सुख संपत्ति बनी रही। जब से वर्ण व्यवस्था इधर उधर हुई है तब से ही अशांति का वातावरण बना है, दुख का वातावरण बना है।